तो आज हम जिस चीज की गहराई में उतरने वाले हैं वो है एल्यूमिना, मतलब एकदम शुद्ध मिट्टी Al2O3। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इसके बारे में कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें बताता है। बिल्कुल, खासकर पुरानी और लंबी चलने वाली बीमारियों के बारे में। हाँ, तो आज हमारा काम है इस दस्तावेज के आधार पर एल्यूमिना से जुड़े उस इंसान की तस्वीर को समझना। एक ऐसे इंसान की जिसका शरीर और मन दोनों ही बहुत अनोखे तरीके से काम करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। जरूर, और ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा। हाँ, ये दस्तावेज एक पूरा व्यक्तित्व गढ़ता है, एक पूरी कहानी बनाता है। ये समझने की कोशिश करता है कि कोई इंसान अंदर से कैसा महसूस करता है, और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये स्रोत किस तरह के इंसान के लिए एल्यूमिना को सही बताता है? जिनके शरीर में जानवरों वाली गर्मी की कमी होती है। अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ जानवरों वाली गर्मी का मतलब सिर्फ वो थर्मोमीटर वाले तापमान से नहीं है। अच्छा। ये शरीर की अंदरूनी ऊर्जा, उसकी जीवन शक्ति की तरफ इशारा करता है। मतलब एक ऐसी गहरी ठंडक और ऊर्जा की कमी जो पूरे शरीर में महसूस होती है। तो ये एक तरह की वाइटल फोर्स की कमी है? बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ऐसे लोग दुबले पतले, सूखे और सांवले रंग के होते हैं, जैसे उनके अंदर की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई हो। ठीक है, तो ये हुई एक तरह की अंदरूनी ऊर्जा की कमी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। हाँ, दस्तावेज कहता है कि ऐसे इंसान का स्वभाव तो सौम्य और हंसमुख होता है, लेकिन साथ ही वो हाइपोकॉन्ड्रियक भी होता है। अपनी सेहत को लेकर जरूरत से ज्यादा ही चिंतित। आभास इस तस्वीर को इतनी गहराई देता है। ये हमें बताता है कि जो सतह पर दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। कि हंसी के पीछे एक गहरी चिंता छिपी हो सकती है। सही बात है। ये स्रोत बार बार हमें सतह के नीचे देखने के लिए कहता है। और ये जो अंदरूनी सूखापन है, ये सिर्फ महसूस नहीं होता, ये दिखता भी है। त्वचा के बारे में एक बहुत खास बात लिखी है। त्वचा के बारे में कि त्वचा सूखी पपड़ीदार होती है, जिसमें बहुत खुजली होती है, खासकर सर्दियों में। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि जैसे ही व्यक्ति बिस्तर में लेटकर थोड़ा गर्म होता है, हाँ, पूरे शरीर में असहनीय खुजली शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा कि, और ये स्रोत के शब्द हैं, व्यक्ति खून निकलने तक खुजलाता है। सोचिए, आराम की जगह यानी बिस्तर वही सबसे बड़ी तकलीफ की जगह बन जाती है। गजब है। और यहाँ फिर से शारीरिक और मानसिक लक्षण जुड़ जाते हैं। शरीर में गर्मी की कमी है, लेकिन जरा सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इसी वजह से शायद स्रोत में इसे पुरानी बीमारियों का एकोनाइट कहा गया है। बिल्कुल। एक मिनट, एकोनाइट ये क्या है? और एल्यूमिना इसका पुरानी बीमारियों का संस्करण क्यों है? देखिए, स्रोत के सिस्टम में एकोनाइट को उन बीमारियों के लिए जाना जाता है जो अचानक एक तूफान की तरह आती हैं। जैसे तेज बुखार, अचानक से बहुत डर लगना, ये एक तेज आग की तरह है। अब एल्यूमिना के बारे में कहा जा रहा है कि वो उन्हीं समस्याओं के उस रूप को ठीक करता है जो पुरानी पड़ चुकी हैं, जो महीनों या सालों से शरीर में सुलग रही हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से एकोनाइट आग बुझाने के लिए है और एल्यूमिना उस जगह की मरम्मत के लिए है जो अंदर से धीरे धीरे सुलग रही है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसे समझने का। हाँ, शरीर का ये सूखापन और सुस्ती सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि दस्तावेज बताता है। ये दिमाग तक पहुंच जाती है और वहां तो मामला और भी अजीब मोड़ ले लेता है। हाँ, मानसिक लक्षण शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सबसे पहली चीज है समय की धारणा। दस्तावेज कहता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए समय बहुत धीरे धीरे बीतता है। 1 घंटा आधे दिन जैसा लगता है। कोई ऐसा कैसे महसूस कर सकता है? क्या ये किसी तरह के डिप्रेशन का संकेत है? ये डिप्रेशन से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। ये सिर्फ उदासी या बोरियत नहीं है, ये समय के अनुभव का ही बदल जाना है। मतलब? जैसे आपकी अपनी अंदरूनी घड़ी बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत धीमी चल रही हो। ये उस गहरी सुस्ती को दिखाता है जो सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि चेतना में भी बस गई है। और ये सुस्ती चलने फिरने में भी दिखती है। एक बहुत ही अजीब लक्षण का जिक्र है। हाँ, चलने वाली बात। कि व्यक्ति सिर्फ दिन के उजाले में और आंखें खुली रखकर ही चल पाता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, वो लड़खड़ाने लगता है और गिर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शरीर का जो अपना आंतरिक संतुलन बनाने का सिस्टम है, जिसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, वो लगभग काम ही नहीं कर रहा। अच्छा। शरीर को पता ही नहीं है कि वो स्पेस में कहाँ है, इसलिए संतुलन बनाने के लिए वो पूरी तरह से बाहरी सहारे यानी अपनी आंखों पर निर्भर हो गया है। तो ये फिर से उसी अंदरूनी कमजोरी की तरफ इशारा है। हाँ, उसी शक्तिहीनता की ओर। जरा सोचिए, आंखें बंद करके हम जो थोड़ा बहुत चल लेते हैं वो भी नहीं कर सकते।
अंधेरे में या सिर्फ आंखें बंद करके खड़ा होना भी कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल। और अगर ये काफी नहीं था तो खाने की आदतें तो मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं पढ़ा। वो तो वाकई बहुत अजीब है। दस्तावेज कहता है कि ऐसे व्यक्ति को अप्राकृतिक चीजें खाने की जबरदस्त इच्छा होती है। स्टार्च, चौक, कोयला, लौंग, कॉफी या चाय की सूखी पत्तियां। कोई ये चीजें क्यों खाना चाहेगा? ये वाकई बहुत अजीब है। और इसी के साथ एक और दिलचस्प बात लिखी है कि आलू जैसी सामान्य सब्जी से तकलीफ होती है। हाँ, तो एक तरफ शरीर कोयला और चौक जैसी चीजें मांग रहा है और दूसरी तरफ एक साधारण आलू को पचा नहीं पा रहा। क्या स्रोत बताता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी पोषक तत्व की कमी का संकेत है या कुछ और? स्रोत सीधे तौर पर इसकी वजह नहीं बताता, लेकिन एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। कैसा पैटर्न? कि शरीर की जो सहज बुद्धि होती है, जो हमें बताती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। शरीर अपनी जरूरतों को गलत समझ रहा है। बिल्कुल। ये इस पूरी अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है। भ्रम। समय को लेकर भ्रम, संतुलन को लेकर भ्रम और भोजन को लेकर भ्रम। ये जो शरीर की सुस्ती और अंदरूनी शक्ति की कमी है, ये सबसे साफ तौर पर पाचन तंत्र में दिखती है। हाँ, बिल्कुल। इस दस्तावेज में कब्ज के बारे में इतना विस्तार से बताया गया है कि लगता है ये इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। हाँ, क्योंकि इस सिस्टम में पाचन तंत्र को अक्सर शरीर की समग्र स्थिति का आईना माना जाता है, और यहाँ ये आईना एक बहुत ही निष्क्रिय और थकी हुई तस्वीर दिखा रहा है। इसमें लिखा है कि मलत्याग की इच्छा या क्षमता तब तक नहीं होती जब तक कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में जमा न हो जाए। लेकिन मुश्किल यही खत्म नहीं होती, उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। यहाँ तक कि लेखक ने लिखा है, रोगी को टॉयलेट की सीट को कसकर पकड़ना पड़ता है। ये लाइन उस कोशिश की शिद्दत को दिखाती है, और ये सीधे सीधे उस चीज की ओर इशारा करता है जिसे स्रोत मलाशय की निष्क्रियता कहता है। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम। हाँ, मतलब उस अंग में अपना काम करने की शक्ति ही नहीं बची है, वो पूरी तरह से सुस्त और निष्क्रिय हो गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास अब आता है। हाँ, वो नरम मल वाली बात। स्रोत कहता है कि नरम मल को बाहर निकालने के लिए भी उतना ही जोर लगाना पड़ता है। ये कैसे हो सकता है? और यही इस पूरी पहेली की चाबी है। कैसे? ये विरोधाभास दिलचस्प हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि इस सिस्टम में समस्या क्या हो रहा है उसमें नहीं है, बल्कि शरीर की प्रतिक्रिया में है। मल सख्त है या नरम है, ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि शरीर उसे बाहर निकालने की ताकत खो चुका है। बिल्कुल, ये शक्तिहीनता ही इसका मूल विचार है। और ये शक्तिहीनता सिर्फ पाचन तक सीमित नहीं है। मुझे याद है स्रोत में एक और जगह लिखा है कि बात करने से भी थकान हो जाती है। हाँ, व्यक्ति इतना थक जाता है कि उसे बैठना पड़ता है। बिल्कुल, ये सब एक ही धागे से जुड़े हैं। चलने में संतुलन की कमी, मलाशय की निष्क्रियता, और यहाँ तक कि बात करने जैसी सामान्य क्रिया में भी ऊर्जा का खत्म हो जाना। ये सभी उस एक ही केंद्रीय समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं कि शरीर की अपनी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा लगभग शून्य हो गई है। ये दस्तावेज कुछ पैटर्न भी बताता है कि कब ये समस्याएं बढ़ जाती हैं और कब बेहतर महसूस होता है। हाँ, एग्रवेशन और अमेलियोरेशन। कुछ चीजें तो समझ आती हैं, लेकिन कुछ बहुत अजीब है। जैसे कि ये साफ लिखा है कि ठंडी हवा में, सर्दियों में और देर तक बैठे रहने से तकलीफें बढ़ जाती हैं। ये तो शरीर में जानवरों वाली गर्मी की कमी वाले शुरुआती बिंदु से बिल्कुल मेल खाता है। सही बात है। अगर शरीर में पहले से ही गर्मी की कमी है तो ठंड से समस्या का बढ़ना स्वाभाविक लगता है। खाने में आलू और सूप से भी तकलीफ बढ़ने की बात कही गई है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी वो है समय का पैटर्न। अच्छा। लिखा है कि एक दिन छोड़कर तकलीफें बढ़ती हैं, और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी। चांद से इसका क्या लेना देना हो सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। आज के समय में हमें ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये उस दृष्टिकोण को दिखाता है जहां इंसान को एक अलग थलग इकाई नहीं माना जाता। मतलब उसे प्रकृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। हाँ, इस सोच के अनुसार इंसान प्रकृति के बड़े चक्रों जैसे चांद के घटने बढ़ने से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही शरीर के अंदर भी बदलाव आ सकते हैं। ये एक बहुत ही समग्र नजरिया है। और आराम किन चीजों से मिलता है? हल्के गर्म मौसम और गर्म पेय पदार्थों से। ये भी ठंड वाले पैटर्न से मेल खाता है। बिल्कुल। लेकिन दो और बातें हैं। एक तो ये कि खाना खाते समय आराम मिलता है, और दूसरा नम मौसम में भी आराम मिलता है, जो कि शरीर के सूखेपन वाले लक्षण के ठीक उल्टा है। ये दोनों बातें शरीर की गहरी जरूरत की ओर इशारा करती हैं। खाना खाते समय आराम मिलना शायद इसलिए क्योंकि शरीर को तुरंत ऊर्जा और पोषण मिल रहा है, और नम मौसम से आराम मिलना
सूखेपन की अंदरूनी कमी को पूरा करने जैसा है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां शरीर लगातार बाहरी दुनिया से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसका अपना आंतरिक संतुलन बिगड़ चुका है। सही पकड़ा। आखिर में ये स्रोत एल्यूमिना को अकेला नहीं देखता, ये बताता है कि इसका दूसरे पदार्थों से भी एक रिश्ता है। हाँ, ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाते हैं कि इसे एक बड़े सिस्टम के हिस्से के रूप में देखा जाता है, न कि एक जादुई गोली के रूप में। दस्तावेज कहता है कि ये ब्रायोनिया का पूरक है और एक लाइन में तो सीधे सीधे लिखा है एल्यूमिना ब्रायोनिया का क्रॉनिक है। दीर्घ रूप? हाँ, दीर्घ रूप। हमने ब्रायोनिया की बात पहले की थी, लेकिन क्रॉनिक होने का ठीक ठीक क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां ब्रायोनिया काम करना बंद कर देता है, वहां एल्यूमिना का काम शुरू हो सकता है। इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए, ब्रायोनिया उन बीमारियों के लिए है जो तेज, सूखी और दर्द भरी होती हैं, जैसे सूखी खांसी या जोड़ों का दर्द जो हिलने से बढ़ता है। ये एक तीव्र अवस्था है। ठीक है। लेकिन अगर वही सूखापन और दर्द शरीर में घर कर जाए, महीनों या सालों तक बना रहे और शरीर की पूरी ऊर्जा को सोख ले, तो वो क्रॉनिक अवस्था एल्यूमिना की बन जाती है। तो ब्रायोनिया पहली लड़ाई लड़ता है और एल्यूमिना उस लंबी थका देने वाली जंग को लड़ता है जो उसके बाद भी जारी रहती है। ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और अंत में एक बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल इस्तेमाल का जिक्र है। हाँ, जो इसे सीधे सीधे आधुनिक औद्योगिक दुनिया से जोड़ता है। दस्तावेज के मुताबिक ये लेड पॉइजनिंग यानी सीसा विषाक्तता और पेंटर्स कॉलिक यानी पेंटरों को होने वाले पेट दर्द के मुख्य एंटीडोट्स में से एक है। ये जिक्र बहुत अहम है। ये इसे एक पारंपरिक और थोड़े अमूर्त ढांचे से निकालकर एक ऐसे संदर्भ में रखता है जिसे हम आज भी पहचानते हैं। तो इसके लक्षण लेड पॉइजनिंग से मिलते हैं? हाँ, लेड पॉइजनिंग के कई लक्षण जैसे कि भयानक कब्ज, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं और एक तरह की शारीरिक कमजोरी एल्यूमिना की प्रोफाइल से काफी मेल खाते हैं। ये एक तरह से इस पुराने ज्ञान को एक आधुनिक समस्या से जोड़ता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने स्रोत के आधार पर एल्यूमिना का एक गजब का जटिल और अनोखा प्रोफाइल देखा। ये सिर्फ कुछ लक्षणों की लिस्ट तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी कहानी है, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी अंदरूनी दुनिया धीमी पड़ गई है, सूख गई है और भ्रमित हो गई है। शारीरिक सूखेपन और ठंडक से लेकर समय की अजीब धारणा, चौक और कोयला खाने की इच्छा और पाचन तंत्र की उस भयानक निष्क्रियता तक। ये किसी पदार्थ का नहीं बल्कि एक पूरी मानवीय अवस्था का चित्र है। हर लक्षण दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक बड़ी सुसंगत तस्वीर बनाता है। सही कहा। यह स्रोत सिर्फ लक्षण नहीं गिनाता, बल्कि एक पदार्थ के इर्द गिर्द एक संपूर्ण व्यक्तित्व या संविधान का निर्माण करता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक ही चीज को अनगिनत मानवीय अनुभवों से जोड़ा गया है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। तो आज की हमारी ये पड़ताल एक साधारण सी चीज, शुद्ध मिट्टी को मानवीय अनुभवों की एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और विशिष्ट श्रृंखला से जोड़ती है, समय की धारणा से लेकर कोयला खाने की लालसा तक। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस विशेष दृष्टिकोण के अनुसार यह साधारण मौलिक पदार्थों और मानव शरीर तथा मन की जटिल कार्यप्रणाली के बीच के गहरे और रहस्यमयी संबंध के बारे में क्या बताता है।